तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एक सेशन। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एनोटेट ऑन कर लेते हैं। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। तो एक मिनट गाइज, जरा मैं इसको पेन टैप को सही कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब सही चल रहा है। तो यहाँ पे ना गाइज फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूट्रॉन, हाँ, तो रदरफोर्ड। तो गाइज वैसे तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बट यहाँ पे ना मैं बेसिकली आपको एक ट्रिक बताने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा, कि सो दैट आप इसको इजिली लर्न कर पाओ, अगर इन केस अगर आपको याद नहीं रह रहा। तो सबसे पहले एक वर्ड है ईटी। ये आप बेसिकली ना गाइस, एक्चुअली क्या है, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल करके एक मूवी है। ठीक है। तो एक बार अगर आप इस मूवी का वो देख लोगे पोस्टर, तो आपको एकदम माइंड में याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक मूवी है। उसके बाद गाइस, अब इसमें से आप कैसे याद कर सकते हो, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड टी स्टैंड्स फ्रॉम जे जे थॉमसन। थॉमसन कैसे हुआ, क्योंकि गाइस ये टी है यहाँ पे और यहाँ पे ई है, तो एक शॉर्टकट आप ये बना लो। इसके बाद एक दूसरा वर्ड है प्रो। जैसे आपने देखा होगा ना, फोन होता है आईफोन प्रो, या वो जो भी है, सारे प्रो जो फोन होते हैं, ये प्रो वर्ड जो होता है ना, कि ये प्रो है, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, पी से आपके पास क्या हो गया, प्रोटॉन। और आर ओ से क्या आप बनाओगे, वैसे तो ये पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप अर्नेस्ट, सिर्फ आपको रदरफोर्ड याद रखना है बेसिकली। ठीक है। तो रदरफोर्ड में क्या आ रहा है, आर भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, तो आप इसलिए बोल सकते हो इसको क्या बन गया, प्रो, इसका शॉर्टकट। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। और थर्ड पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं, ईटी हो गया, प्रो हो गया, अब हमारा रह गया हाँ न्यूट्रॉन। तो इसके लिए आप बना लो एनसीसी। आपको याद है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो हम एनसीसी हमारे स्कूलों में भी होती थी। तो एन से क्या है, न्यूट्रॉन। और सी से आप याद रख सकते हैं, पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूँ, बट आपको सिर्फ चैडविक से भी याद रख के हो जाएगा, जेम्स चैडविक। तो अब हमारा क्वेश्चन न्यूट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा चैडविक आंसर है, ऑप्शन सी। तो ये एक ट्रिक है, आप नोट कर लेना, इजी रहेगा। इसके बाद है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो गाइज अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो हमको पता होना चाहिए फंडामेंटल पार्टिकल होते क्या हैं। बेसिकली गाइज, एज द वर्ड सजेस्ट, फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब क्या हो गया, जो कि स्टार्टिंग है, या फिर आप कह सकते हो जो कि ओरिजिन है ना। तो ये वाली बात है। तो जो ओरिजिन होते हैं, तो जैसे कोई भी आपके पास वो है, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोटॉन, क्वार्क, न्यूट्रॉन, पाई, मेसन, तो इनमें से कौन से हैं जो कि ओरिजिन पार्टिकल माने जाए। तो गाइस एक बात आप समझना, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये बेसिकली किस फंडामेंटल पार्टिकल के बने होते हैं, ये आप देख लेना, इसके बारे में थोड़ा और भी रीड करना। ये बने होते हैं क्वार्क्स के। तो इसलिए, और क्वार्क्स, और बेसिकली गाइस फंडामेंटल पार्टिकल वो हैं जिनके अंदर कुछ नहीं है। मतलब अगर आप, जैसे आप प्रोटॉन में बोलते हो चार्ज है, मतलब आप जानते हो कि एक बड़े एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, सब है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर आप जाओगे, आपको क्वार्क्स मिल जाएंगे, बट क्वार्क्स के अंदर आपको कुछ नहीं है। मतलब इसके आगे कोई स्टडी ना की जा सकी है, ना की है। तो ये है। उसके बाद, और ऐसी गाड़ी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेप्टॉन। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको समझ ही पा रहे होंगे। दो चीजें रहती हैं एटॉमिक में, नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो है, तो इनका सम कर दो, एटॉमिक मास मिल जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा गाइस। अब है, हु गेव क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या है गाइस, अगर आपको पता हो, तो ये बेसिकली बात करती है कि जो स्मॉलेस्ट, जो जो बेसिकली एनर्जी होती है ना, एनर्जी, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज बेसिकली नोन एज क्वांटम। तो वो होती है, और बेसिकली थ्योरी दी किसने थी, सर मैक्स प्लैंक ने। तो उन्होंने इसके बारे में बात किया था, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे बोला हुआ है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज होती है। तो गाइज ये बेसिकली थोड़ा सा क्लास 11 से रिलेटेड हो गया, क्लास 11 केमिस्ट्री से। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है किसकी, ऑर्बिटल्स की। और आपने ऑर्बिटल्स में, आपको अगर अभी थोड़ा मेमोरी में याद होगा, तो आपको याद होगा कि ऑर्बिटल्स में हमने पढ़े थे क्या होते हैं, कि हम जैसे सपोज हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो इस तरीके के हम साइन बनाते थे। तो ये क्या होते थे, यही हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होते थे, जिसमें कि जो अपवर्ड एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन। तो अपवर्ड एरो का मतलब अपसाइड ही रहता था, और डाउनवर्ड का डाउन साइड रहता था। और दो ही तरह के स्पिन होते थे, ये प्लस हाफ से रिप्रेजेंट होता था, ये माइनस हाफ से रिप्रेजेंट होता था। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है गाइस।
मूव करते हैं, अच्छा सॉरी ये यहीं पे ही है। यहाँ पे आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में आपने सुना होगा। आइसोटोप्स कौन से हो गए, यानी कि एलिमेंट्स हैविंग, उनमें क्या रहता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो वो आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कार्बन 12 और कार्बन 14 को ले सकते हो। तो इनमें क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, दोनों के दोनों 6th नंबर पे ही आते हैं, दोनों कार्बन है। बट इसका एटॉमिक नंबर सॉरी इसका इसमें बेसिकली दोनों में चेंज क्या हो रहा है गाइस, न्यूट्रॉन्स का चेंज है ना। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो एटॉमिक मास होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन तो सेम है तो चेंज क्या हो रहे होंगे, न्यूट्रॉन। तो इसीलिए आप उसमें भी पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होंगे ना। ऐसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया आपके पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। इस तरीके से 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इनमें डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा है हम क्या देख रहे थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे है एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, या एटॉम बॉम्ब किस पे बेस्ड है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, या अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, या अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सबसे पहली बात गाइस आप ये बात जान लेना, जब भी कोई बॉम्ब फटता है ना तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास फिजन हो रहा है, क्योंकि वो एक से और न्यूक्लियाई में टूटते जा रहा है ना, इस तरीके से। तो पहली बात फिजन है, और ये कौन सा होता है, अनकंट्रोल्ड, क्योंकि वो बॉम्ब है तो वो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन है। इसी तरीके से कंट्रोल्ड भी होता है, पर गाइस कंट्रोल्ड के केस में ना, बॉम्ब के बेस में मतलब जब भी आप कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवा रहे हो तो वहां आप यूज करते हो एक मॉडरेटर। तो वहां तो आप न्यूट्रॉन्स की स्पीड को इजिली मैनेज कर सकते हो, बट अनकंट्रोल्ड में नहीं। तो इसलिए एटम बॉम्ब इतना डेंजरस है। तो न्यूक्लियर वेपन्स तो है ना, यही उनके साथ प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान आर। तो आपको अभी हमने एटम बॉम्ब के बारे में पढ़ा, अब जापान के बारे में तो गाइस कौन नहीं जानता, इतना बड़ी ट्रेजेडी थी वो। तो यहाँ पे बोला हुआ है लिटिल वुमन फैट गर्ल फैट बॉय, लिटिल मैन फैट बॉय, और लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो कौन सा करेक्ट है, तो गाइस पहली बात तो हम इस इंसिडेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, 6 अगस्त में 1945 में एक एटम बॉम्ब गिराया गया था बाय यूएस ऑन जापान, और कौन सी जगह पे, हिरोशिमा में। और इसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, ये गिराया गया था, और जब ये गिरा था तो 80,000 डेथ तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, है ना। और उसके बाद बाकी की और भी बहुत डेथ्स हुई, बट वो रेडिएशन की वजह से। और वही कुछ दिनों बाद, कुछ दिन क्या गाइस, 1-2 दिन के गैप के बाद ही 9 अगस्त को, तो ये थर्ड डे में 6 के बाद 1945 में नागासाकी में गिराया गया था कौन सा, फैटमैन। तो गाइस इसमें भी लैक्स की डेथ हुई थी, है ना। तो इस तरीके से गाइस सिचुएशन थी यहाँ पे, और बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी है गाइस, ऑलरेडी आपको पता है। और इसके बारे में ना गाइस, हाँ एक बात मैं आपको और बोलना चाह रहा था, जो सर ध्रुव राठी है ना, इनके चैनल पे जाके अगर आप देखोगे ना, अभी रिसेंटली एक वीडियो डली है इनकी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, पर ये हिरोशिमा और नागासाकी का एटम बॉम्ब का जो ड्रॉप था उसका पूरा सीन जो है, पूरा सीन या पूरा केस स्टडी बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब रखा हुआ है। तो आप जरूर जरूर, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो टू दैट वीडियो एंड हैव अ लुक, बहुत इंफॉर्मेशन है। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो गाइस ये तो अभी आपको पता लग गया, क्या होता है, यहाँ फिजन होता है बेसिकली। तो रेडियो एक्टिविटी फिजन फ्यूजन, तो गाइस फिजन होता है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंटर्स ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन कैन कॉज फिजियोलॉजिकल, जो हमको क्या कर सकती है, डिसऑर्डर्स दे सकती है। तो कौन से, स्ट्रोंशियम 90 है, आयोडीन 131, सीजियम 137, या सारे। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे गाइज क्या कर सकते हैं, कैंसरस एजेंट्स हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए सभी हार्मफुल हैं। तो आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो गाइज यही लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास अभी। आई होप आपको भी सेशन क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर हम करते हैं दूसरे सेशन में दूसरे क्वेश्चन, ये तो केमिस्ट्री के थे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।